हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष आपके चैनल इजी फिजिक्सिया पर। और क्लास 12th के पहले चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो शुरू करते हैं हम लोग। अंग्रेजी में आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये टॉपिक है हम सबका आज। ये बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक है। पहला चैप्टर पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यही बताया जाएगा हर जगह कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने के पहले हमें द्विध्रुव समझना है। तो हम शुरू कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले हम द्विध्रुव के बारे में एक छोटा सा आरेख कुछ इस प्रकार बना लेते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे क्यू कूलाम का आवेश ये भी है और क्यू कूलाम का आवेश ये भी है, लेकिन प्रकृति दोनों के विपरीत है। ये निगेटिव क्यू है और ये पॉजिटिव क्यू है। तो इसके नाम में ही अगर आप इसका नाम देखेंगे, द्विध्रुव, द्वि का अर्थ डाई, डाई का अर्थ टू से है, और ये पोल बना रहे हैं। पोल तब जब दो अलग अलग तरह की चीजें कुछ दूरी पर रख दी जाएं, जैसे ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो सिंपल सा एक डिफिनीशन बन जाता है इसका कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों। इस दूरी को हम लोग आर डी या कुछ भी 2L लिखेंगे हम, क्योंकि आगे डेरिवेशन में ये 2L मानना बड़ा ही आसान कर देगा डेरिवेशन को। अगर आप d मानेंगे तो अभी d/2 या r/2 जैसा कुछ बनता है, इसलिए पूरी दूरी इनके बीच की 2L है। तो डिफिनीशन लिख देंगे इसका, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हैं। जी, ये डिफिनीशन है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों। ये दूरी बहुत कम होनी चाहिए। आप ये मानकर चलिए कि ये एंगस्ट्रॉम ऑर्डर नैनोमीटर तक ही होना चाहिए। माइक्रोमीटर तक भी आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर दूरी सेंटीमीटर मीटर में दी हुई हो तो फिर हम उसको द्विध्रुव नहीं मानेंगे। उसके कारण तीव्रता अलग सूत्रों से निकाली जाएगी। यहाँ ये जो 2L डिस्टेंस है ये बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पर HCl की बॉन्ड लेंथ अगर आप देखेंगे तो संभवतः 1.03 एंगस्ट्रॉम होती है। तो मतलब जो भी हो वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में ही दूरी आपको नापनी है। इसी में हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, धन अथवा
ऋण आवेश, धन अथवा ऋण आवेश दोनों में कोई एक ही लेना है। धन अथवा ऋण आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाया जाएगा। देखिए, अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने को कहा जाए तो चाहे धन यानी ये Q या ऋण यानी ये माइनस Q, ये आवेश लेंगे और दोनों के बीच की जो दूरी है उससे गुणा कर देंगे, जो भी प्राप्त होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि धन अथवा ऋण में क्या दोनों लेना सही है? तो आंसर है जी हाँ, आप प्लस क्यू ले लीजिए या माइनस क्यू ले लीजिए। कारण ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो यहाँ ये पॉइंट भी हम लिख देंगे। पहले तो इसका सूत्र बन जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। देखिए, कोई भी एक आवेश और गुणे उनके बीच की दूरी हमने 2L माना था। अगर यहाँ D माने होते तो Q इंटू D हो जाता, R माने होते तो Q इंटू R हो जाता। मात्रक सूत्र से आपको दिख रहा होगा, Q का हो जाएगा कूलाम और ये 2L इनके बीच की दूरी है तो कूलाम मीटर। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। यहाँ एक बात और जान लीजिए, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। अब यहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों कहा गया था कि चाहे आप धन आवेश से गुणा करिए चाहे आप ऋण आवेश से गुणा करिए, यह एक सदिश राशि है तो चिन्ह मायने यहां नहीं रखता। अगर ये सदिश राशि है तो फिर इसका डायरेक्शन भी जान लीजिए। इसकी दिशा, इसकी मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये यानी ये ऋण ये धन, तो वेक्टर P का डायरेक्शन ये होगा, ऋण से धन की ओर। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम हट जाते हैं सामने से। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ मित्रों, तो आपने वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम 3 स्थानों पर ज्ञात करेंगे। पहला होगा अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति हम पहले इसे ही खत्म कर लेते हैं। देखिएगा, यहां आप एक ध्यान दिया करिए, जब द्विध्रुव बनाइए तो आप प्रयास ये रखिए कि पहले माइनस क्यू बनाया करिए और बाद में प्लस क्यू बनाया करिए, ताकि यही आपका द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन हो जाए। माइनस क्यू और फिर ये प्लस क्यू।
अब इनके बीच में कोई एक इनका मिड पॉइंट O होगा। अभी हम जो द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े उसमें हमने आपसे कहा कि बीच की दूरी को आप D या R मानने के बजाय यदि 2L मानेंगे तो अधिक उचित होगा। तो ये मध्य बिंदु O से प्लस Q की दूरी L हो जाएगी और मध्य बिंदु O से माइनस Q की दूरी भी L हो जाएगी। यदि आप D या R माने होते तो ये बाई 2 में आता, आंसर फिर भी सही आता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ लोगों को समस्या होने लगती थी। तो अब इसके मध्य बिंदु O से, अब देखिए माइनस Q से प्लस Q, ये द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन है और यही लाइन द्विध्रुव की अक्ष है। यही लाइन को आगे बढ़ाते जाइएगा तो ये द्विध्रुव का अक्ष है और इसी जगह इसी अक्ष पर कोई एक पॉइंट ले लेना है हमें P। क्योंकि P से आप द्विध्रुव आघूर्ण को भी लिखते हैं इसलिए हम इसको यक्ष बोल देते हैं। ठीक है, देखिए इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक पॉइंट मान लिया हमने x। उसी x पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना रहेगा। तो अब यहां देखेंगे कि प्लस Q से x की दूरी अब R या L नहीं होगी, क्योंकि यहां से R नापा गया है और यहां तक L है, तो शेष जो दूरी बची वो R माइनस L ही होगी। प्लस Q से x की दूरी R माइनस L तथा माइनस Q से x की दूरी R प्लस L हो जाएगी। ये दूरियां हो गई और ऐसा ही कुछ आपको डायग्राम बनाना। अच्छी बात ये होती है कि फिजिक्स में जो किसी डेरिवेशन के डायग्राम बनाने होते हैं उनमें अक्सरों बेशतर 99% चित्र बड़े सरल होते हैं, उसमें आपको टाइम नहीं लगता। बस अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं बिल्कुल सीधा खींचते जाइए। यदि आपकी प्रैक्टिस में है तो आपको स्केल रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो भी ये आपका डायग्राम चित्र जो भी बना इसके बारे में कुछ लिखना होता है। सबसे पहले हमने एक द्विध्रुव बनाया था, तो यहां लिखेंगे कुछ चीजें, हम तेजी से लिखेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, एक मिनट चेक करेंगे पूरा आ रहा है या नहीं। जी हाँ, आ रहा है पूरा। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L है ना। इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से देखिए कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु x है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये हो गया। जब फिजिक्स में आप कोई डेरिवेशन करेंगे तो ऐसा कुछ एक चित्र बनाने के बाद आपको कुछ सेंटेंस अवश्य लिखना होगा, क्योंकि यदि आप सेंटेंस नहीं लिखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं ये आप स्वयं जानते हैं। आपका जो डेरिवेशन है वो 100% एकदम सही होगा, फिर भी ऐसा कुछ वाक्यांश ना होने की दिशा में उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। तो इसे आप अवश्य लिखा करें। और कोई भी अध्यापक से आप पढ़ रहे हो, क्लास, कोचिंग या हमें ही देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को यदि आप रटेंगे तो ये भारी मिस्टेक हो जाएगा। आपको इसे स्वयं से प्रयास करना चाहिए कि आप खुद लिखने का प्रयास करें, फिर किसी नोट्स से इसको मिला लिया करें कि उसमें कमियां कहाँ आ रही हैं। तो ये देख लीजिएगा एक बार। हमने लिखा है माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु x है यहाँ पर।
जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अभी इसमें कुछ और लिखेंगे। माइनस क्यू से यक्स की दूरी आप देख पा रहे होंगे आर प्लस यल, और प्लस क्यू से यक्स की दूरी है आर माइनस यल। तो यहां हम लिखेंगे माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से यक्स की दूरियां क्रमशः, देखिए माइनस क्यू पहले लिखे हैं तो आर प्लस यल तथा आर माइनस यल है। हो गया इतना। यदि माइनस क्यू के कारण एक्स पर तीव्रता E1, इसको E1 माने, व प्लस क्यू के कारण एक्स पर तीव्रता E2 हो, तब यहां ध्यान दीजिए माइनस क्यू के कारण E1 और प्लस क्यू के कारण E2 मान लिया है हमने तीव्रता को। तो यक्स पर सबसे पहले हम दोनों तीव्रताओं का डायरेक्शन लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपने पिछला वीडियो यदि देखा हो, यदि आपको पहले से पता हो, यदि नहीं देखे हैं, पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। और यदि आपको पहले से पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, तो फिर अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि ऋणावेश होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी ओर आती हैं और धनावेश होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे बाहर की ओर जाती हैं। तो माइनस क्यू ये निगेटिव है, अतः इस पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही होंगी। तो इस पॉइंट यक्स को हम यहां लिखे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, E1 माना गया है माइनस क्यू के कारण। तो E1 इसके कारण क्षेत्र रेखाएं जो है माइनस क्यू पर आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। देखिए इधर की ओर आएंगी। और प्लस क्यू के कारण E2 माने हैं, तो प्लस क्यू के कारण रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो फिर ये हो गया E2 का डायरेक्शन। ठीक है ना। अब एक और वीडियो हमने अपलोड किया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहां दोनों आवेशों को एक साथ नहीं देखना है, कोई एक आवेश देखिए, माइनस क्यू को देखिए तो उसे ही देखिए, प्लस क्यू तो फिर केवल प्लस क्यू, दोनों आवेश नहीं, एक बिंदु आवेश मान लिया करिए। तो माइनस क्यू के कारण E1 है, तो E1 का सूत्र लिखते हैं, E1 बराबर, ध्यान से देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे दूरी का वर्ग। तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। यदि आप विद्युत क्षेत्र का वीडियो देखे हैं या पहले से पढ़े हैं तो ये पता होगा कि यहाँ प्लस या माइनस हम मायने नहीं रखता, वो डायरेक्शन में हमने दर्शा दिया। तो इंटू क्यू डिवाइड बाई दूरी का वर्ग, तो माइनस क्यू से दूरी आर प्लस यल है, तो आर प्लस यल का वर्ग। सिमिलरली E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और दूरी है आर माइनस यल, तो आर माइनस यल का वर्ग। अब देखिए एक बेसिक चीज सबको पता होनी चाहिए, हम यहां लिख रहे हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी अगर आवेश से उस बिंदु की दूरी अधिक है जहां तीव्रता निकाल रहे हैं, यानी r का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा E का मान घटता जाएगा, या r का मान घटता जाएगा तो E का मान बढ़ता जाएगा। यानी जिस आवेश से इस बिंदु की दूरी कम होगी उसके कारण तीव्रता अधिक होगी। तो देख रहे होंगे प्लस क्यू के कारण दूरी कम है और माइनस क्यू के कारण दूरी अधिक है। तो एक बेसिक सी बात सब जान जाएंगे कि E2 जो कि प्लस क्यू के कारण है वो ज्यादा होगा E1 से। अब इस बिंदु x पर दो तीव्रताएं E1 और E2 हैं, तो परिणामी तीव्रता E नेट कैसे मिल जाएगा मित्रों, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, तो ज्यादा है E2, तो E2 माइनस E1 कर देंगे। ठीक है। अब इधर देख लें, हम लिखने पर दिखेगा आपको कि नहीं दिखेगा। ठीक है, लिख रहे हैं एक स्टेप और।
यहां तक ये स्टेटमेंट आप दिख रहा होगा आपको, ये भी पूरा समझ में आ गया। अब E2 में से E1 को घटा देना है, तो देखिए E नेट बराबर, थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं पहले। E2 को देखेंगे तो उसमें भी 1/4πε0 है और Q भी है, और E1 को देखेंगे तो उसमें भी 1/4πε0 है और Q भी है। तो इतना स्टेप आप चाहें तो रफ में एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद कॉमन करेंगे तो देखिए 1/4πε0 और अंश में दोनों में Q है, तो अंश में कॉमन कर लिया हमने Q और बटे में 4πε0। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचता है, E2 पहले है तो यहां से बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर, देखने आ रहा है, ठीक है, 1/r-l का होल स्क्वायर और -1/r+l का होल स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा। अब देखिएगा E नेट बराबर Q/4πε0। अब यहां हर का हर में गुणा हो जाएगा, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का, एक बार वर्गांतर का सूत्र a-b इंटू a+b बराबर होता है a² - b²। तो यहां है r-l इंटू r+l, तो ये हो जाएगा r² - l², चूंकि दोनों पर वर्ग है तो दोनों पे वर्ग। अब फिर इस r+l का होल स्क्वायर को यहां लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और -r-l का होल स्क्वायर ये यहां लिखिए। अब उधर नहीं लिखेंगे, इधर हम इसको मिटा करके यहां लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा ये वाला स्टेप यहां देखिए, तो E नेट बराबर, ये बाहर तो ऐसे लिखे रहेंगे Q/4πε0 इंटू ये a+b का होल स्क्वायर और ये a-b का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए दोनों को, यहां तक हम पूरा मिटा दे रहे हैं। देखिए एक बार नोट कर लीजिएगा, बैक करके नोट कर लीजिएगा आप, ये पूरा यहां मिटा दे रहे हैं। इस चित्र की हमें खैर भी जरूरत पड़ेगी एक बार, तो हम यहां फिर से बना देते हैं। ये -q, ये +q, यहाँ वो था, और ये r दूरी पर यहाँ पॉइंट था x, और E1 इधर की ओर था और E2 इधर की ओर था, ठीक है। तो अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। a+b के होल स्क्वायर से सूत्र को ओपन करेंगे तो हो जाएगा r² + l² + 2rl, और माइनस ब्रैकेट लगाए रखेंगे, होगा a-b का होल स्क्वायर है तो r² + l² - 2rl, और बटे में है r² - l² का होल स्क्वायर। अब ये माइनस ज्यों ही उधर अंदर जाएगा ब्रैकेट के, सभी चिन्हों को उल्टा कर देगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये r² + l² + 2rl, और ये हो गया -r² - l², और ये पहले से माइनस था तो ये हो गया +2rl, और बटे में r² - l² का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो अंश में पूरी तरह से कत्लेआम मच जाएगा। r² प्लस में है, r² माइनस में है, कट जाएगा, l² प्लस में है, l² माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ 2rl और 2rl दोनों जुड़ जाता है, हो जाता है 4rl। तो E नेट इज इक्वल टू Q/4πε0, ये हो गया 2rl 4rl, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2l × 2r। ध्यान से लिखिए,
4RL को हमने लिख दिया 2L इंटू 2R, सेम चीज है। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आया? डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L आप जानते हैं कि P बन जाएगा, ई नेट बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L, और ये जो 2 और R ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना, और डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L P है, यहां लिख रहे हैं Q इंटू 2L P है, तो ई नेट आ गया 1/4πε0 इंटू 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड बात, अभी हमने आपको कहा कि जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होगी, द्विध्रुव नहीं सॉरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी, ये अल्पतम होगी, ये डिफिनीशन में ही है। यानी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी होगी ये बहुत छोटी होगी, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होगी। और जो दूरी हम, अब इसमें तो उतना नहीं दर्शा सकते ना, बहुत छोटा एंगस्ट्रॉम दिखेगा ही नहीं, हम बना ही नहीं पाएंगे, आप देखेंगे क्या। अब ऐसे एक बार ऐसे रख दिया मार्कर को, ऐसे पेन को रख दिया, यही हो गया एंगस्ट्रॉम। तो फिर ऐसा थोड़ी हो, तो कुछ बड़ा बनाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो बहुत छोटी दूरी है। और आर जो हम नापते हैं वो मीटर सेंटीमीटर इसमें नापेंगे, तो सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम में यदि आप देखेंगे तो सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 2, ये सेंटीमीटर, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10। अब 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 10 से बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 10 की पावर 8 का अंतर है प्लस में, देखिए, ठीक है, तो बहुत अधिक है। यानी हम यहां लिखेंगे कि R इज ग्रेटर देन L। यहां तक तो ठीक था। अब L चूंकि बहुत छोटी राशि है, एंगस्ट्रॉम में है, यानी 10 की पावर माइनस 10 में होगा गुणांक उसका। अब इसका अगर स्क्वायर है L का स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस 20 हो जाना है। एक कहावत है, एक तो करेला दूसरा नीम पे चढ़ा, पहले से छोटा था स्क्वायर हो गया और छोटा हो गया, और R पहले से बड़ा था स्क्वायर हो गया और बड़ा हो गया। तो दिस इंप्लाइज R स्क्वायर जो है वो L स्क्वायर से और अधिक हो गया, तो L स्क्वायर को लगभग 0 माना जा सकता है। L स्क्वायर को लगभग 0 माना जा सकता है। तो ज्यों ही उसे हम 0 मानेंगे, त्यों देखिए होगा क्या, ये हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2PR बटे, अब ये L स्क्वायर 0 हो गया, खत्म हो गया, तो R स्क्वायर का स्क्वायर यानी R की पावर 4, ऊपर एक R है, ये कट जाएगा, R क्यूब बचेगा। E नेट इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 2P बटे R क्यूब। तो ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब ये हमने इस बिंदु को यक्स माना था, तो हम इसको EX लिख देते हैं, OR EX बराबर 1/4πε0 इंटू 2P अपान R का क्यूब। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर से। यदि कुछ पूछा जाता है तो उसका एकदम हॉट स्पॉट टॉपिक है, पहले चैप्टर से हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप तैयार करें। हम इसी वीडियो में निरक्षीय स्थिति को भी कवर करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द उसको भी तुरंत शुरू करते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब यहाँ एक टॉपिक और हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ऐसे लिख देते हैं NOT नोट।
देखिए यक्स पर परिणामी तीव्रता मिली है E2 माइनस E1 से, अभी तुरंत आपने फाइंड किया, तो यानी E2 इज ग्रेटर देन E1, तो E नेट इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है E नेट। और अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता है तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की, और यही डायरेक्शन यानी हमारा वेक्टर P का भी है, और यही डायरेक्शन परिणामी तीव्रता का भी है। तो हम लिखेंगे अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता द्विध्रुव की दिशा में ही होती है, ठीक है। अक्षीय स्थिति में तीव्रता द्विध्रुव की दिशा में ही होती है, ये याद रखिएगा, काम आ सकता है, आगे आ सकता क्या है, आएगा। तो अब हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला हमने पढ़ लिया अक्षीय, अब दूसरी स्थिति होगी निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये पढ़ना है निरक्षीय स्थिति। अरे तुम ना गड़बड़ाओ यार, तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं। निरक्षीय स्थिति, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और यही लाइन द्विध्रुव की अक्ष है। इस लाइन से ऊपर या नीचे हो गया तो निरक्ष है, लेकिन हमारे सिलेबस में निरक्ष में एक स्पेशल पॉइंट है जो 90 डिग्री पर हो, यहां हो, तो उसका एक और नाम हम यहां लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, उसको कहते हैं विषुवतीय स्थिति, विषुवतीय स्थिति। एक बार परीक्षा में पूछा गया था लंब समद्विभाजक स्थिति, ऐसा उठ पटांग नामा नामा है। देखो इधर चित्र बनाते हैं, सबसे पहले ये माइनस क्यू और 2l दूरी पर प्लस क्यू, ये मध्य बिंदु यहां होगा, फिर से ओ, इधर ओ से इधर यल और इधर भी यल। और अब की बार देखिएगा विषुवतीय स्थिति में होगा, यानी आप ऐसा कह सकते हैं ना कि y एक्सिस पर होगा, r दूरी पर कोई एक पॉइंट, इसको y बोल दीजिए, आप इसको क्या बोल दीजिए, y। तो माइनस क्यू से बिंदु y की जो दूरी है वो तो इस बार बहुत सरल है, ये l और ये r एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इधर की दूरी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इधर की भी दूरी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। बहुत छोटा हो गया है लेकिन आप समझ रहे हैं उसको, ठीक है। y को यहां लिखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले इस चित्र के बारे में, जैसा अभी हमने तुरंत बताया है कि जब भी आप कोई डेरिवेशन करेंगे तो जो चित्र बनाएंगे उस चित्र से जुड़ा हुआ कुछ 2-4 लाइन एज ए स्टेटमेंट लिखेंगे, ताकि सामने वाला भी समझे आपने कैसे बनाया है। तो लिखते हैं, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l है। इस द्विध्रुव हो लिखा है, जब द्विध्रुव से r दूरी पर विषुवतीय स्थिति में कोई बिंदु y है जिस पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, -q तथा +q से y की दूरियां √r² + l² हैं। दोनों से दूरी सेम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब डायरेक्शन का मामला हम यहां पर बनाएंगे। माइनस आवेश पर वैद्युत, पहले आप इसे एक बार लिख लीजिए, वीडियो रोक करके वीडियो इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, -q पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, तो इस पर इधर की ओर हमने दर्शा दिया E1। अभी यहां लिख दें पहले, माना -q के कारण y पर तीव्रता E1 व +q के कारण y पर तीव्रता E2 है। हो गया, इधर हो गया E1, और इस +q के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो ये हो गया E2। ठीक है ना। अब हम इसी द्विध्रुव के अक्ष के समांतर एक अक्ष यहां बना लेते हैं। क्यों बनाएं, अभी समझ में आएगा। देखिए, यहां कोई कोण बन रहा होगा। अगर यहां का कोण थीटा है, तो यहां भी वही कोण बन रहा होगा। और सेम एंगल, अब ये एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो कोण बराबर होंगे, तो यहां का भी कोण कुछ बनेगा। तो जो कोण यहां, वही कोण यहां बनेगा। अब 11 में एक चैप्टर है वेक्टर, उसमें पढ़ाया जाता है कि यदि कोई सदिश ए किसी भी एक्सिस से, किसी भी लाइन से थीटा कोण पर होगा, तो दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। जिससे थीटा कोण बनाया है उस पर आएगा a cos थीटा, इसको क्षैतिज घटक भी बोल देते हैं, और उससे 90 डिग्री पर होगा ऊर्ध्वाधर घटक a sin थीटा। ये टॉपिक आपको पता होगा। तो इस E1 के भी दो घटक हो जाएंगे और E2 के भी दो घटक हो जाएंगे। तो देखिए, जिससे थीटा कोण, उस पर आएगा E1 sin थीटा। ठीक है ना। अच्छा देखिए, E2 ने भी इसी से थीटा बनाया, तो इसी पर E2 sin थीटा भी आएगा। सॉरी, उल्टा हो रहा है भाई। जिससे थीटा कोण, उस पर cos थीटा, तो इस पर आएगा E1 cos थीटा, और इसी पर आएगा E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों का इसी से थीटा कोण बन रहा है। अब इससे 90 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर घटक होगा E2 sin थीटा, और नीचे की ओर E1 है, तो इधर होगा E1 sin थीटा। ठीक है ना। अब एक बार हम इसी चित्र को थोड़ा सा अलग बना दें, नहीं तो यहां बहुत, एक बार जूम कर देंगे उसी पर, ध्यान से देख लीजिएगा। देख लीजिए, हर पद हमें लगता है कि इसमें आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग से एक चित्र बना दे रहे हैं। ठीक है ना। एक चित्र हम अलग से बना देते हैं। देखिए, यहां बना रहे हैं, ये पॉइंट है y, इधर की ओर लग रहा है E1, और इधर की ओर लग रहा है E2, और ये एक लाइन है जिसमें इधर का भी कोण थीटा और इधर का भी कोण थीटा। तो इस E1 ने इससे कोण बनाया थीटा, तो इस पर आया E1 cos थीटा, और इधर की ओर आ गया E1 sin थीटा।
E2 ने इससे भी थीटा कोण बनाया तो इस पर आया E2 cos थीटा और ऊपर की ओर आ गया E2 sin थीटा। ये देखिए इस चित्र को हमने अलग बना दिया। ठीक है, तो ये थ्योरी आप लिख लीजिए, फिर डेरिवेशन वाला पार्ट करते हैं। फटाफट लिख लीजिए और वो चित्र को भी आप एकदम आसानी से एक दो बार बनाएंगे, प्रैक्टिस में हो जाएगा, सब कुछ सरल लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। देखिए, तो अब हम E1 माने हैं माइनस क्यू के कारण और E2 माने हैं प्लस क्यू के कारण। तो E1 की वैल्यू लिख रहे हैं। E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइड बाई दूरी का वर्ग, दूरी है √r² प्लस l²। अब इसका वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, r² प्लस l²। और E2 है 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइड बाई, उसकी भी दूरी सेम है, स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, r² प्लस l²। अब यहां ध्यान से E1 का मॉडुलस बराबर है E2 के मॉडुलस के। परिमाण में समान, दिशाएं अलग अलग हैं, परिमाण में समान है, तो इसलिए मॉड लगा दिया हमने। ठीक है ना। तो अब यहां अगर E1 और E2 का परिमाण बराबर है तो जाहिर सी बात है इसकी जगह पर हम कुछ रख देते हैं, E रख देते हैं, E रख देंगे। अब इनके जो दो घटक बन रहे हैं, एक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी सेम है, E1 और E2 भी सेम, थीटा भी सेम, यानी E1 sin थीटा बराबर है E2 sin थीटा के। परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यही बात लिखेंगे, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान, परिमाण में समान किंतु दिशाओं में विपरीत होने के कारण, दिशाओं में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो E1 sin थीटा ये और E2 sin थीटा ये खत्म हो गया। अब बचा कौन है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E1 और E2 बराबर हैं, उसको हम E कह चुके हैं। तो Y पर परिणामी तीव्रता, Y पर परिणामी तीव्रता YH पे है ना, Y कह दीजिए। EY इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यही दोनों तो बचे हैं, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, एक ही लाइन पे हैं, तो वेक्टर रूल बिना लगाए जोड़ देना है। अब E1 और E2 दोनों की जगह पर हम E लिख चुके हैं, तो हम इसको लिख देंगे EY बराबर E cos थीटा प्लस E cos थीटा। अब दो बार सेम चीज हो गई, तो ये हो गया EY बराबर 2E cos थीटा। अब E की वैल्यू यही E1 और E2 में कोई भी लिख लीजिए, वही E की वैल्यू है। तो EY बराबर हो गया 2 इंटू E की जगह पर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r² प्लस l² और इंटू cos थीटा। अब cos थीटा के लिए ध्यान से देखिएगा, आपको यहां कोई भी, दोनों में कोई एक त्रिभुज एक साइड से उठा लीजिए। त्रिभुज में हमने यहां का कोण थीटा लिखा है, और ये दूरी l है, ये दूरी r है, और ये दूरी है r² प्लस l²। तो cos थीटा निकाल लीजिए चित्र से। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया l और कर्ण हो गया l बटे √r² प्लस l²।
ये cos थीटा का मान है। इधर ही लिखेंगे, इसको आप एक बार वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब इसी व्यंजक में cos थीटा की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए। तो ई वाई बराबर 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इंटू cos थीटा की जगह पर यल अपान, देखिए रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए बेस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो दोनों जुड़ के 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा। तो ई वाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, और जो यहां 2 था उसको यल के साथ हमने रख दिया, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर, ये 1 और ये आधा जुड़ करके 3/2। ठीक है, तो ई वाई बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 12 पी हो गया बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। अब पिछली वाली बात कि यल जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है, क्योंकि यल आर की तुलना में, ऐसा ना लिख करके हम ऐसे लिख दें कि L इज लेस देन R, दिस इंप्लाइज L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, और छोटा हो जाएगा L स्क्वायर। कोई पिछला है इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं, तो L स्क्वायर को शून्य मान लेने पर, अतः L स्क्वायर को लगभग शून्य माना जा सकता है, L स्क्वायर को लगभग शून्य माना जा सकता है। तो मिल जाएगा आपको ई वाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी डिवाइड बाई, देखिए यहां बचेगा आर स्क्वायर और उसका पावर 3/2, तो पावर का पावर मतलब पावर का गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब बचेगा अपान आर क्यूब। तो ये हो गया द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, इसको विषुवतीय भी कहा जाएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां एक और बात देखिए, अब की बार द्विध्रुव की दिशा ये है वेक्टर P, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों इधर की ओर लग रहे हैं, ये ई वाई है। ठीक है, तो यहां वही बात लिख देंगे नोट करके, विषुवतीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विषुवतीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होती है, द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया कंप्लीट। ये हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति इसी वीडियो में कर लिया। अब क्या होगा यदि 90 डिग्री पर ना होकर के ये पॉइंट इधर उधर कहीं हो जाए, तो वो यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि बार बार एक ही टॉपिक का वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक वीडियो पूरा कंप्लीट डाल दिया जाए, पढ़ने वाले जरूर देखते हैं। ठीक है ना, तो बस आप वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद आप सभी को। अगले वीडियो को फिर से आप देखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।